नमस्कार विद्यार्थियों, आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर कपिला बाफना, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शासकीय आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ, मध्य प्रदेश से। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स अंडर इनकम टैक्स हेड 1961। इसके अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति करदाता की इनकम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्तियाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूंजी लाभ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पार्ट 1 में हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस देखेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड में हम व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्तियाँ, व्यापार पेशे के लाभ की गणना विधि की व्याख्या करेंगे। इससे विद्यार्थी व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्तियाँ शीर्षक के नियमों से परिचित होंगे, व्यापार और पेशे के प्रारूप की जानकारी प्राप्त करेंगे, विभिन्न प्रकार के स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय और आय को जानेंगे, व्यापार और पेशे में उपयोग आने वाली संपत्तियों पर लगने वाले ह्रास की दरों से परिचित होंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि व्यापार अथवा पेशे से आय। व्यापार अलग चीज़ होता है और पेशा अलग चीज़ होता है। इसमें व्यापार में लाभ हानि खाता बनाया जाता है और बिजनेस और प्रोफेशन में कैश अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अब सर्वप्रथम हम देखें कि व्यापार क्या है और पेशा क्या है, किन क्रियाओं को व्यापार में शामिल किया जाता है और किन क्रियाओं को पेशे के अंतर्गत लिया जाता है। तो सर्वप्रथम व्यापार, सामान्य रूप से व्यापार का अर्थ सामग्री के क्रय विक्रय की क्रियाओं से लगाया जाता है, लेकिन आयकर अधिनियम में व्यापार के अंतर्गत 4 प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है व्यापार या ट्रेड, वाणिज्य या कॉमर्स, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति का कोई कार्य, एनी वर्क इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। अर्थात व्यापार में हम किस चीज़ को शामिल करते हैं, कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें क्रय और विक्रय का काम होता है, परचेस होता है और सेल्स होता है। अब हम बात करें पेशे की। पेशे से आशय ऐसी आर्थिक क्रियाओं से हैं जिसको करने के लिए किसी विशिष्ट मानसिक या शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे वकील ले लो, डॉक्टर, कर सलाहकार, इंजीनियर, अंकेक्षक। इन पेशे को करने के लिए इनको विशेष योग्यता अर्जित करनी रहती है। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट व्यवसाय को भी पेशे में शामिल किया जाता है, जैसे कमीशन एजेंट, दलाल। अर्थात पेशे में हम उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जिसमें हम हमारी सलाह का क्रय विक्रय करते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय पेशे के अंतर्गत नहीं होता है। तो अब हमने देखा व्यापार क्या है और पेशा क्या है। अब हम ये समझें कि अकाउंट में, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो अकाउंट सबने पढ़ी होगी। हम जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वो नेट प्रॉफिट अकाउंटिंग रूल के अनुसार निकाला जाता है। अब अकाउंटिंग रूल और इनकम टैक्स एक्ट के रूल थोड़े डिफरेंट हैं। अकाउंटिंग रूल क्या है, जैसे अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते समय ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्रेडिट में सारी इनकम ले लेते हैं और डेबिट में खर्चे लेते हैं। अब डेबिट में हम बहुत से तरह के खर्चे लेते हैं जिसका या तो वो हुए नहीं होते हैं और हुए होते हैं तो उनका बिजनेस से रिलेशन नहीं होता है। ऐसे ही हम क्रेडिट में बहुत सी इनकम लेते हैं जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो उन खर्चों को और उन इनकम को
इसमें आयकर अधिनियम में स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए इस शीर्षक की आय को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर यदि सवाल लाभ हानि खाते या आय व्यय खाते के माध्यम से दिया है, P&L अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों अकाउंट में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या सरप्लस निकालते हैं। मतलब इन दोनों में हमको प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, तो हमको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कितना प्रॉफिट होगा ये कैलकुलेट करना रहता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, हमारे P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया है वो। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मीन्स क्या? ऐसे व्यय जो लाभ हानि खाते में दिए गए हैं लेकिन व्यापार से संबंधित नहीं हैं। इसकी सूची जैसे हम देखें कि कौन से ऐसे व्यय होते हैं जो P&L अकाउंट में लिखे हुए तो होते हैं पर उसका बिजनेस से रिलेशन नहीं होता है, और उन खर्चों से क्या होता है, हमारा लाभ जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होता है, क्योंकि हम डेबिट में खर्च लिखते हैं उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तो खर्चों के कारण क्या होता है, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस को इसमें प्लस करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? तो ऐसे हैं प्रत्यक्ष करों का भुगतान, अर्थदंड और ब्याज सहित। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, क्या आयकर बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो सैलरी हेड पे भी लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे लगता है, बिजनेस पे भी लगता है, कैपिटल गेन पे भी लगता है, अदर सोर्सेज पे भी लगता है। तो सिर्फ ये बिजनेस से रिलेटेड कहाँ हुआ? तो अगर आपने P&L अकाउंट में इनकम टैक्स, उसकी पेनल्टी या इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है तो उसको डिसअलाउड मान के हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में ऐड कर देंगे। ऐसे ही सभी प्रकार के अर्थदंड, हम सभी प्रकार की पेनल्टी क्या करते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट में लिख देते हैं, जबकि उसका रिलेशन बिजनेस से नहीं होता है, क्योंकि पेनल्टी कहीं ना कहीं हमारी गलती से लगती है, न कि बिजनेस की गलती से। इसलिए इस खर्च को भी हम क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रकार के पूंजीगत व्यय और हानि, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, जो संपत्तियां हम खरीदते हैं उससे रिलेटेड, या संपत्ति का व्यय, संपत्ति खरीदने का व्यय, वो पूंजीगत व्यय होता है। अब प्रॉपर्टी तो हमको जैसे पता है कि बैलेंस शीट में आती है, न कि P&L अकाउंट में। अगर कोई प्रॉपर्टी हमने P&L अकाउंट में लिख दी है तो वो क्या होगी, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में काउंट होगी। इसी प्रकार व्यापार को छोड़कर अन्य प्रकार के उपहार, दान, चंदे, बिजनेस में अगर हम कोई एसोसिएट को या किसी कमेटी को चंदा देते तो वो तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ, बट अगर और कोई चंदा हम या डोनेशन हम किसी को देते हैं पर्सनली और वो खर्च हमने अगर P&L अकाउंट में लिख दिया है तो वो डिसअलाउड होगा, क्योंकि उसका बिजनेस से तो रिलेशन है नहीं। इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यक्तिगत व्यय। अब व्यक्तिगत व्यय क्या होते हैं, जैसे स्वयं का वेतन, हम बिजनेस में स्वयं अगर सैलरी लेते हैं तो वो बिजनेस का खर्च नहीं माना जाता है। ऐसे ही स्वयं की पूंजी पे ब्याज, क्योंकि हम वो किसी को पे नहीं करते। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्तिगत व्यय हमने P&L अकाउंट की डेबिट में लिख दिए हैं तो वो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस रहेंगे। स्वयं की पूंजी पर ब्याज और वेतन, रिश्तेदारों को किया गया अनुचित भुगतान, जैसे आपने आपके बिजनेस में अपने बेटे को लगा लिया और बेटे की सैलरी बनती है 20,000 रुपये और आप उसको दे रहे हैं 50,000 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को कम करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा अनुचित भुगतान अस्वीकृत या डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। इसके बाद 20,000 रुपये से अधिक का एक ही दिन में किया गया एक मुश्त भुगतान। अगर आप किसी को एक मुश्त भुगतान इन कैश करते हैं, एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को इन कैश में 20,000 से ज़्यादा पेमेंट किया जाता है तो वो डिसअलाउड होता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती किए बिना भारत के बाहर किया गया भुगतान, अगर हम विदेश में कोई भुगतान करते हैं तो उस पर टैक्स कटा हुआ होना चाहिए, तभी वो भुगतान एक्सपेंसेस अलाउड माना जाता है। अगर आपने ऐसा टैक्स पे नहीं किया है और वो पेमेंट कहीं विदेश में किया है तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। राजनीतिक पार्टी की स्मृतिका व अन्य प्रकाशित सामग्री में दिए गए विज्ञापन व्यय, ये विज्ञापन व्यय बिजनेस में डिसअलाउड होते हैं। व्यापार को छोड़कर अन्य मदों से संबंधित व्यय,
इसमें कैसे, सपोज़ आपने मकान का किराया चुकाया, उस मकान के हाफ पार्ट में आपका बिजनेस चलता है और आधे में आप स्वयं रहते हैं और उसका पूरा किराया आपने P&L अकाउंट में लिख दिया, तो क्या P&L अकाउंट में पूरा किराया अलाउड होगा? आधा ही अलाउड होगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड पार्ट कितना है उसका, आधा ही है, आधे में तो आप रहते हैं, है ना। तो ऐसे खर्चे जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं, अन्य हेड से संबंधित है, वो डिसअलाउड होंगे। विभिन्न प्रकार के संचय और प्रावधान जो व्यापार से संबंधित नहीं हो, अन्य कोई प्रोविज़न, जैसे इनकम टैक्स का आपने कोई प्रोविज़न बना दिया, या अदर कोई टैक्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसका आपने कोई प्रोविज़न बना दिया, तो वो खर्च भी क्या होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। स्थायी संपत्तियों की क्रय राशि, सपोज़ हमने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी, पेटेंट खरीदा, कॉपीराइट खरीदा और उसको हमने P&L अकाउंट की डेबिट में लिख दिया, तो वो खर्च भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा। विज्ञापन पर पूंजीगत व्यय, विज्ञापन जैसे हम बड़े लेवल पे विज्ञापन करते हैं जिसका बेनिफिट हमको 4-5 सालों तक मिलता है, तो ऐसे विज्ञापन अगर हम एक साथ करते हैं तो उसका बेनिफिट चूँकि 5 साल तक मिलेगा, तो उसको क्या करना चाहिए, हमको 5 भागों में डिवाइड करके एक भाग यहाँ लिखना चाहिए। अगर हमने पूरी राशि यहाँ लिख दी है तो जो बचा हुआ पार्ट है जो आगे के वर्षों के लिए हैं, वो पार्ट क्या होगा, यहाँ डिसअलाउड होगा। इस तरह से इस प्रकार के जो भी व्यय हैं जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो खर्च डिसअलाउड होंगे। इस फॉर्मेट को हम आगे चलें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट में हमने डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड किए जो अभी हमने देखे। इसके बाद डिसअलाउड इनकम, ऐसी आय जो लाभ हानि खाते में दी गई है लेकिन व्यापार से संबंधित नहीं है। अब ऐसी आय कौन सी होती हैं, हम P&L अकाउंट की क्रेडिट में क्या करते हैं, बहुत सारी इनकम लिखते हैं और वो सारी इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। अब ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे विनियोग पर ब्याज, हम P&L अकाउंट की डेबिट में इसकी एंट्री करते हैं, पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा पर्सनल पैसा होता है, उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए उस पर जो ब्याज मिलता है वो हमारी अदर इनकम है, न कि बिजनेस की इनकम। क्योंकि इससे हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट प्लस हो गया, बढ़ गया, तो इसलिए इसको लेस करके हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं। मकान संपत्ति का किराया, सपोज़ आपके पास 2 मकान हैं, आपने एक मकान किराए से दे रखा, उसका किराया प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो बिजनेस की इनकम है? नहीं, वो किसकी इनकम है, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है, तो उसको कहाँ लेना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेना चाहिए। अगर आपने वो इनकम P&L अकाउंट की क्रेडिट में लिख दी है तो वो क्या होगी, डिसअलाउड इनकम होगी। आहरण पर ब्याज, तो जैसे बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, वैसे ही हमने कुछ पैसा जो आहरित किया है, बिजनेस से निकाला है, उस पर ब्याज क्या होगा, डिसअलाउड इनकम होगी। पुराने डूबत ऋण की प्राप्ति जिसका व्यय के रूप में छूट न प्राप्त हुई, अगर बेड डेब्ट्स जो जब पैसा डूबा था, अगर उसको आपने एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ नहीं किया है, तो अगर वो पैसा वापस मिलता है तो उसको डिसअलाउड इनकम मान लिया जाएगा। स्थायी संपत्तियों की विक्रय राशि, फिक्स्ड असेट्स बेचने पे जो राशि मिली, अगर उसको P&L अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया या उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो P&L अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना खरीदना किस हेड में आता है, कैपिटल गेन की हेड में आता है। आयकर की वापसी, जैसे हमने देखा था कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स डिसअलाउड है, तो इनकम टैक्स रिफंड भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा, क्योंकि आप जब खर्चा अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उसकी इनकम भी अलाउ नहीं होती है, तो इनकम टैक्स रिफंड ये भी डिसअलाउड इनकम होगी। अंशों पर लाभांश, आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस कर रखे और उस पर डिविडेंड मिलता है, तो क्या वो आपका बिजनेस है, वो तो आपकी कोई अन्य इनकम है जो कहाँ आनी चाहिए, अदर सोर्सेस में आनी चाहिए, और अगर इसको आपने P&L अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिया है तो वो डिसअलाउड होगा। निजी उपहार व भेंट, अगर आपको फैमिली से या आपके फ्रेंड से कोई उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है, तो क्या वो बिजनेस की इनकम है? अगर किसी बिजनेस होल्डर से मिला है या किसी व्यापारी से मिला है, वो तो बिजनेस की इनकम है, बट आपको कोई पर्सनल गिफ्ट मिला है
तो बिजनेस की इनकम नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा। घुड़दौड़ से आए, अगर आपकी कोई आकस्मिक इनकम होती है, हॉर्स रेस में आप पैसा लगाते हैं और उससे आपको इनकम होती है, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होने के कारण ये भी कौन सी इनकम होगी, डिसअलाउड इनकम होगी। अन्य आय जो व्यापार व पेशे से संबंधित नहीं हो, अन्य और भी कोई ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे सपोज बैंक इंटरेस्ट, आपका बैंक में पैसा जमा है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो वो बिजनेस की इनकम थोड़ी है, वो तो आपकी अन्य इनकम है, अदर इनकम है। तो वो इस हेड से रिलेटेड ना होने के कारण इसमें डिसअलाउड होगी। इस प्रकार से ये सारी इनकम ऐसी इनकम है जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है, और इसलिए इसको डिसअलाउड इनकम के रूप में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो ये लेस डिसअलाउड इनकम, ठीक है। इसके आगे हम चले, अलाउड एक्सपेंसेस, लेस अलाउड एक्सपेंस। अब आप बोलेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, अलाउड एक्सपेंसेस भी लेंगे, तो बचेगा क्या? तो ये कौन से अलाउड एक्सपेंसेस है? ऐसे व्यय जो लाभ हानि खाते में नहीं दिए गए हैं लेकिन व्यापार से संबंधित है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हुए भी हम P&L अकाउंट में नहीं लिखते। इसकी लिस्ट हमको कहाँ मिलती है? नीचे एडजस्टमेंट में। तो इसमें कौन से खर्च आएंगे जो हमको एडजस्टमेंट में दिए हैं, जिसका लेखा P&L अकाउंट में नहीं हुआ है। अब ऐसे खर्च कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे खर्च, ये व्यापार में अलाउड एक्सपेंसेस है। व्यापार और पेशे के सभी प्रकार के सामान्य व्यय, जैसे सपोज कोई सामान्य व्यय ऐसा था जो बिजनेस से रिलेटेड था लेकिन आपने P&L अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं कर पाए, तो ये किस में आ जाएगा? अलाउड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से विज्ञापन पर आयगत व्यय है, आयकर कार्रवाई पर कानूनी व्यय। हाँ, आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि इनकम टैक्स के खर्चा डिसअलाउड है, पेनल्टी डिसअलाउड है, रिफंड होता है तो इनकम भी डिसअलाउड है, पर लीगल एक्सपेंसेस सभी तरह के बिजनेस में अलाउड होते हैं। अब अगर आपने आयकर कार्रवाई पर जो कानूनी व्यय हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस हुआ है, उसको अगर P&L अकाउंट की डेबिट में नहीं लिखा है तो इसको हम कहाँ ले लेंगे? अलाउड एक्सपेंसेस में ले लेंगे। त्योहारों पर किए गए सामान्य व्यय, कुछ विशेष त्यौहार जैसे दिवाली ले लो, दिवाली पर आपने कुछ खर्च किया है तो वो अलाउड होगा। कुछ विशेष त्योहारों पर किए गए सामान्य व्यय अलाउड होते हैं। व्यापार के लेखांकन व्यय, व्यापार बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं या अकाउंट्स के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो अलाउड होते हैं। व्यापारिक हानियाँ, बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाती है, सपोज़ गोडाउन में माल रखा हुआ है और आग लग गई, तो वो खर्चा अलाउड होगा। अगर उसका बीमा है तो बीमे से जितना पैसा मिला है, बाकी डिफरेंस की राशि, अगर आपका जैसे माल जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो 20,000 का है और बीमा आपका 15,000 का ही हुआ, 5,000 का क्या हो जाएगा? अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर व्यापारिक संपत्तियों की मरम्मत व बीमा व्यय, संपत्तियों का सामान्य मरम्मत का खर्च जो है और जो बीमा व्यय है वो स्वीकृत व्यय होता है। व्यापारिक संपत्तियों पर ह्रास, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी, जैसे बिजनेस की बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, इन पे ह्रास एक निश्चित दर से अलाउड होता है। अगर इससे ज़्यादा ह्रास हमने लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया, तो वो डिसअलाउड होगा, बट उतना डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व आयगत व्यय और अनुबंधित संस्था को दिया गया दान। अनुसंधान के लिए अगर कोई व्यापारी पूंजीगत और आयगत व्यय करता है या किसी अनुमोदित संस्था को दान देता है तो वह अलाउड होगा। प्रारंभिक व्ययों का 1/5 भाग अलाउड होता है और बेड डेप्स अलाउड होते हैं, वो अगर रियल में बेड डेप्स हुए हों तो। इस तरीके से ये व्यय उस फॉर्मेट में कब लेस किए जाएंगे? जब इनका लेखा P&L अकाउंट में नहीं किया गया है। ये अलग से हमको सूचनाओं में दिए गए हैं कि इस प्रकार का कोई व्यय हुआ है और जिसका लेखा हमने ऊपर नहीं किया है, तो ये अलाउड एक्सपेंसेस में आएगा। अब अलाउड एक्सपेंसेस हो गए, अब ऐड करेंगे अलाउड इनकम। ऐसी आय जो लाभ हानि खाते में नहीं दी गई है लेकिन व्यापार से संबंधित है। कुछ आय ऐसी होती है जिसका लेखा हम P&L अकाउंट में नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, जैसे जो बेड डेप्स डूब गया था, वो बेड डेप्स अगर मिल गया है, जब डूबा था तब उसको खर्च मान लिया है, तो जब वो प्राप्त होगा
तो उसे इनकम माना जाएगा। इस तरह के कोई खर्चे अगर दिए इनकम अलग अगर दी गई है तो अलाउड इनकम में आएगी। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्लस करेंगे, डिसअलाउड इनकम माइनस करेंगे, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और अलाउड इनकम प्लस करके ये जो प्रॉफिट आएगा या ये जो आंसर आएगा वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस रहेगी। तो इस फॉर्मेट में हमको इसका सवाल सॉल्व करना रहता है। अब आगे हम देखें, यदि क्वेश्चन किससे दिया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के माध्यम से दिया है। अब आप अकाउंट के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं निकलता। ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं, बैलेंस से स्टार्ट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। डेबिट में हम सारी प्राप्तियाँ लिखते हैं, क्रेडिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और तब जाके हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। इन अकाउंट की एक खासियत और होती है, क्या कि जो भी हमको प्राप्त होता है पैसा वो इनकम मान ली जाती है। मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज़ हमको 15 महीने का किराया मिला तो 15 महीने का ही किराया इनकम मान लेते हैं, रिसिप्ट्स में लिख देते हैं। अगर कोई खर्च हमने किराया 12 महीने की जगह 2 साल का इकट्ठा दे दिया तो वो 2 साल का किराया ही खर्च में लिख दिया जाता है। तो जब सवाल हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कैश बुक के माध्यम से दिया हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली ये दोनों चीज़ें किस में यूज़ होती, पेशे में। पेशे के सवाल इस फॉर्मेट में दिए हुए रहते हैं और पेशे में हमको पता है कि उसमें कोई वस्तुओं का लेन देन नहीं होता है। पेशे में हम क्या करते हैं, सेवाओं का लेन देन करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हमको क्या करते हैं, सलाह देते हैं, हमको कोई वस्तु नहीं बेचते, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल अलाउड प्रोफेशनल इनकम लेंगे। सपोज़ डॉक्टर है तो इनके क्रेडिट साइड हमको मिलेगी, कंसल्टेशन फ़ीस मिलेगी, ऑपरेशन फ़ीस मिलेगी, मरीजों से जो गिफ्ट मिले हैं वो मिलेंगे। तो ये सब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और उसके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, बट हमको इसमें देखना रहेगा कि वास्तव में ये प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है या नहीं। सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम ही हम ऐड करेंगे और प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे ही घटाएंगे। अदर कोई इनकम या एक्सपेंसेस दिए होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब बात आती है कि आयकर अधिनियम में संपत्तियों पर किस दर से डेप्रिसिएशन अलाउड है। हम ऐसे बिजनेस में जो दर दी हुई रहती है उसी दर से डेप्रिसिएशन निकाल के लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आयकर अधिनियम में इनकी विशेष दरें दी गई है, इसके अनुसार ही हमको ह्रास लगाना रहता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है। तो डेप्रिसिएशन की दरें कैसी दी गई है, तो सबसे पहले व्यापारिक भवन, बिजनेस बिल्डिंग, तो बिजनेस बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है, 10%। दूसरा, अस्थायी निर्माण वाले भवन, अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी का कोई गोडाउन बना दिया या इस तरीके से कोई बिल्डिंग है तो उस पर 40% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर और फिटिंग्स पर 10% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। मशीनरी एवं संयंत्र, इस पर 15%। व्यवसाय उपयोग की मोटर कार, बिजनेस में जो मोटर कार यूज़ में आ रही है उस पर 15% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। कंप्यूटर पे 40%, पेशे में उपयोग आने वाली पुस्तकों पर 40%। अमूर्त संपत्तियाँ, तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार आदि, इन पे 25% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। और भी संपत्तियाँ हैं तो मोस्टली क्वेश्चन में जो दी हुई रहती है मोस्टली ये संपत्तियाँ रहती है, तो इन पर हमको दरें पता होना चाहिए कि किस दर से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए आयकर अधिनियम के अनुसार। अब होता क्या है, जैसे फर्नीचर और फिटिंग्स पर 10% डेप्रिसिएशन अलाउड है और जो P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन
लिखा हुआ है वो 20% से लिखा हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10% से अलाउड है तो बाकी 10% का डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में लेंगे। इसमें एक बात और बता दूं मैं, ये डेप्रिसिएशन अपलिखित मूल्य पे लिया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाते हैं। और दूसरा, यदि कोई नई संपत्ति खरीदी है और वो बिजनेस में 180 दिन से कम रही है तो उस पर 6 माह का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, पूरे ईयरली डेप्रिसिएशन उस पर अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन। अब कुछ विशिष्ट बिजनेस होते हैं जिसमें अगर आपने उनके अकाउंट नहीं रख रखे हैं, अपनी लेखा पुस्तकें नहीं बना रखी है, तो उस पर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। वो इस प्रकार है, ऐसे व्यापार जिनका वार्षिक विक्रय 2 करोड़ रुपए तक हो या का अनुमानित लाभ सेक्शन 44 AD के अनुसार। यदि कोई बिजनेस व्यापारी जिनकी वार्षिक बिक्री कितनी 2 करोड़ रुपए है और वो अपने अकाउंट नहीं रखता है, ट्रेडिंग P&L वगैरह नहीं बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुल वार्षिक विक्रय जो उसका हुआ है, एनुअल सेल्स उसकी जो है, उसका 8% इनकम मान लेंगे अनुमानित। लेकिन यदि वो सारे पेमेंट, जो भी बिजनेस से पेमेंट होता है, सारे पेमेंट डिजिटल माध्यम से करता है, चेक से करता है, डिजिटल माध्यम से करता है, तो कुल वार्षिक विक्रय पर 6% कर योग्य आय मानी जाएगी। अगर कोई करदाता चाहता है कि उसकी बिक्री क्या है 2 करोड़ के अंदर है, तो वो इस तरीके से टैक्स पे कर सकता है, अपनी कर योग्य आय ले सकता है। असेसमेंट ईयर 2024-25 में ये सीमा कितनी हो गई है, 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ कर दी गई है। तो इस प्रकार छोटे बिजनेस जिनकी वार्षिक सेलिंग, एनुअल सेलिंग कितनी है, 2 करोड़ से कम है, या असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करूं तो 3 करोड़ से कम है, तो वो इस तरीके से अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें ट्रक ऑपरेटरों की अनुमानित आय। ट्रक ऑपरेटर की इनकम सेक्शन 44 AE के अनुसार ली जाती है। इसमें ये है, इस धारा के अंतर्गत कर निर्धारण ऐसी भारी भार वाहन की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस व्यापारी के पास 10 से कम भारी भार वाहन है, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम निकाल सकता है। अब इनकम कैसे निकालेगा, भारी भार वाहन, अब वजन कितना, 12 टन से अधिक ना हो, उसका जो वाहन है उसका वेट कितना होना चाहिए, 12 टन से अधिक है। 12 टन से अधिक है तो क्या लेंगे, उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी लेंगे, 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह और प्रति वाहन। सपोज उसके पास 5 वाहन है, यहाँ हम ले जैसे उसके पास 5 वाहन है, उसने ये 6 माह तक चलाई है और कितना 1000, और सपोज वो 10 टन माल ले गए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। किस दशा में, भारी भार वाहन है ना, हल्का मध्यम नीचे आएगा, भारी भार वाहन है, वेट कितना होना चाहिए, 12 टन से अधिक का, उस व्हीकल का वेट कितना 12 टन से अधिक है, तो 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह प्रति वाहन। मध्यम व हल्के भार वाहन, मध्यम हो, 12 टन से कम के हो, है ना, 12 टन से अधिक ना हो, ये क्या है 12 टन से अधिक, एग्जैक्ट 12 टन है तो नीचे आएगा मध्यम वाले में, है ना। मध्यम और हल्के एक जैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब 12 टन से अधिक ना हो, 12 टन हो या एग्जैक्ट या उससे कम हो, तो कितना लेंगे, 7000 रुपये प्रति माह, 7500 रुपये प्रति माह, ठीक है, 7500 रुपये प्रति माह। इसमें क्या किया जाता है, माह के कुछ दिनों को संपूर्ण माह मानेंगे। सपोज कोई वाहन 6 माह 10 दिन चला, तो उसको कितना ले लेंगे, 7 माह, ठीक है, मतलब माह के कुछ भी दिन अगर ऊपर है तो उसको पूरा माह मान लेंगे। अब है पेशेवर व्यक्तियों की अनुमानित आय। पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, वकील है ना, कि वार्षिक प्राप्तियां 50 लाख रुपए से कम है, 50 लाख से अधिक ना हो, एग्जैक्ट 50 लाख हो या उससे कम हो, तो
वो चाहें तो किस धारा, सेक्शन 44A(D)(A) इस सेक्शन के अंतर्गत अपनी सकल प्राप्तियों का 50% के बराबर कर योग्य आय ले ली जाएगी, टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी। इनमें किसी भी व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। आपको जितनी इनकम हुई है उसका 50% हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम ले लेंगे। किस कंडीशन में? उसकी प्राप्तियाँ कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर की जो प्राप्तियाँ हैं वो 50 लाख से कम हैं तो वो चाहे तो इसके अकॉर्डिंग अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकता है। चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो अकाउंट मेंटेन करे और उसके अकॉर्डिंग करे, और अगर वो अकाउंट मेंटेन नहीं करता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग वो इनकम निकाल सकता है। फिर है जीवन बीमा एवं यूनिटों के एजेंट को कमीशन की आय। बीमा एजेंट जो होते हैं, अब वो बहुत से बीमा करते हैं। अगर सकल कमीशन की राशि गत वर्ष में 60,000 रुपये से अधिक ना हो, जो व्यक्ति बीमा करता है उनको मिलता क्या है? कमीशन ही मिलता है। अगर उनकी एनुअल कमीशन कितना है? 60,000 रुपये से अधिक नहीं है, एग्जैक्ट 60,000 है या इससे कम है, तो क्या करेंगे? कितनी कटौती मिलेगी? प्रथम वर्ष का 50%, जो इस वर्ष उसने बीमे किए हैं उसका 50% बीमे से जो कमीशन मिला है, और नवीनीकरण का 15%, जो रिन्यूअल करते हैं वो पिछले साल के इस बार रिन्यूअल हुए, रिन्यूअल का 15% उसकी टैक्सेबल इनकम ले ली जाती है। अब किसी के पास ये डाटा नहीं हो कि कितने नए हैं और कितने रिन्यूअल हैं, तो हम क्या करेंगे? कुल कमीशन का 1/3 या 20,000 रुपये ले लेंगे। कुल कमीशन का 1/3 अधिकतम 20,000 रुपये से। सपोज़ आपको 40,000 मिला तो 30,000 मिला, 30,000 का 1/3 कितना हुआ? 10,000, या तो 10,000 20,000 से कम है तो वो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी? 10,000। तो इस तरीके से ये कुछ विशेष प्रोविज़न हमको दिए गए हैं इनकम टैक्स में, तो ये प्रोविज़न देखिए। अब आता है क्वेश्चन टाइम। हमने अभी तक जो पढ़ा बिजनेस साइड में, हमने बिजनेस का फॉर्मेट देखा, फिर प्रोफेशन का फॉर्मेट देखा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस देखे, डिसअलाउड इनकम देखी, अलाउड एक्सपेंसेस देखे, है ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन की दरें देखी, उसके बाद हमने ये स्पेशल प्रोविज़न्स देखे। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आयकर में व्यापारिक संपत्तियों पर ह्रास की गणना किस मूल्य पर की जाती है? डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट है लागत मूल्य पर, सेकंड बाजार मूल्य पर, थर्ड है अपलिखित मूल्य पर, और फोर्थ है पुस्तक मूल्य पर। किस पे करते हैं? तो मैंने उस समय बताया था कि किस पे किया जाता है? अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आयकर के अनुसार व्यापार की आय गणना विधि में कौन सा कर अस्वीकृत होता है? कौन सा टैक्स डिसअलाउड है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स या विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी। तो अगर हम देखें तो सेल टैक्स बिजनेस पे ही लगता है, प्रोडक्शन फीस जो है वो भी बिजनेस पे ही लगती है, और जीएसटी भी बिजनेस पे लगता है। मतलब ये तीनों टैक्स तो हम बिजनेस में ही पे करते हैं, इसलिए तीनों क्या होंगे? अलाउड।
तो डिसअलाउड कौन सा हुआ? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स ओनली बिजनेस पे नहीं लगता। इनकम टैक्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सभी पे लगता है, अपनी इनकम पे लगता है, न कि बिजनेस पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आयकर, ये डिसअलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापार की आय गणना विधि में 10,000 से अधिक नगद भुगतान करने पर होता है। अगर हम 10,000 से ज़्यादा नगद पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण राशि अस्वीकृत होती है, संपूर्ण राशि स्वीकृत होती है, आधी राशि स्वीकृत होती है, अन्य कोई समायोजन। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण राशि क्या होती है? अस्वीकृत होती है। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 बिजनेस एंड प्रोफेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट बी में अब हम कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस की इनकम को लेंगे।